दर्द की दास्तान पार्ट 5। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि सुरैया को उसकी दादी के पास छोड़ने गया अंगद दादी से कुछ सवाल पूछता है, पर वो दादी की बात सुनकर उन लोगों की मजबूरी जान जाता है और दादी उसे आगे और भी बहुत कुछ बताने वाली होती है। अब आगे। अंगद: दादी, मैंने यहाँ तक तो सुना है कि माखनलाल की हत्या हो गई और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, पर उसकी वजह क्या थी? कैसे हुई उनकी हत्या? ये मुझे नहीं पता चला दादी। मास्टर साहब तो का ये सब कौन बताया? अंगद: उसने अपना नाम बताने से मना किया है दादी, इसलिए माफ़ कीजिए, मैं नहीं बता सकता। दादी: चलो जो भी बताए रहो, पर एक बात जान लियो मास्टर साहब, यहाँ इस कस्बे माँ कोनू पर भी भरोसा मत करना। हमार बिटवा ने भरोसे की सज़ा अपनी जान गवा कर पाई। अंगद: मतलब दादी? दादी: मतलब हमार माखन का लाश ओकर स्कूल के बाहर ही पड़ो मिलो। पूरा कस्बा देखे रहे, पर कोनो अपन जुबान से एक शब्द ना बोला। वो नेता और ओकर आदमी हमार आखन का सामने से माखन का लाश ले गयो। हम चिल्ला चिल्ला कर रोत रहो, पर ओकर लाश उ लोगन ले गए रहो। बाद में यहाँ पुलिस भी आए रहो। उ नेता का घड़ी भी माखन के लाश के पास से मिले रहो, पर पुलिस भी चुपचाप यहाँ से चल गए रहो। ई कहीं के कोनो चश्मदीद गवाह के बिना उ लोग केहू के खूनी ना करार कर सके। इतने लोगन में कोई भी उ नेता के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी ना रहो, जबकि ई कस्बा का हरेक आदमी ई बात जानत रहे कि माखन के उ नेता ही मारे रहो, पर सब अपन जान बचावे चलते अपन जुबान पर ताला लगा देल। और जो सुरैया सब कुछ अपन आँखों से देखे रहे, वो कछु बोलन के हालत में अब नाही। अंगद: आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं दिलवाऊंगा आपके बेटे और पोती को इंसाफ। दादी: पर तुम कौन हो मास्टर साहब, जो उन लोगों से लड़न का सोच रहो? हऊ तो एक मामूली से मास्टर ही ना, और क्यों हम लोगन का चक्कर में अपन जान जोखिम में डाल रहो है? हम तो अपन परिस्थिति से समझौता करना सीख गयो, पर एक बात की चिंता है कि हमारी तो उम्र चली गई और कितने ही दिन जीबे, तब ई पगली का होई? हमार रहते ई सुरक्षित नाही, हमार ना रहे से तो भगवान ही का मालिक है, ऊपर से पेट से भी है। हे भगवान, हम ऐसन कौन पाप किए रहे जो ऐसन सजा हमके दिए रहो? अंगद: दादी, आप ठीक कह रही हैं, मैं हूँ एक मामूली मास्टर ही, पर मैं कायर नहीं हूँ। मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए मैंने इंसाफ की बात कही। दादी: अगर आप रजामंद हैं तो मैं सुरैया से शादी करना चाहता हूँ। इससे उन दरिंदों की नज़रों से भी वो बची रहेगी और आपकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। दादी: का तुम कहिबो इससे ब्याह? तुम होश में तो हो? ये जान कर भी कि पागल है, ऊपर से पेट से तू शादी करन की बात कर रहो है? अंगद: हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और मेरा यह कदम सुरैया को इंसाफ दिलाने में मेरा पहला कदम होगा। दादी रोते हुए: हमका तो विश्वास ही नहीं हो रहो कि तुम इंसान हो, काहे कि जब इस ई कस्बा का कोनो हम लोगन का साथ नहीं दिया, फिर तुम एक परदेसी फरिश्ते की तरह हमारी ज़िंदगी में आ गए हो। फिर दादी हाथ जोड़ कर अंगद के आगे रोने लगी। अंगद: दादी, आप ऐसे मत कहिए, बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इसके बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी की बात कस्बे में आग की तरफ फैल जाती है। इधर सुरैया अंगद के साथ उसके क्वार्टर में आ जाती है। अंगद: सुरैया, अब से हम दोनों एक साथ यहीं रहेंगे। सुरैया: क्यों? मैं तो दादी के पास ही रहूंगी। आप गंदे हो, सज़ा देते हो। अंगद: नहीं, मैं तुम्हें कभी भी सज़ा नहीं दूंगा। हम यहाँ पूरा दिन खेलेंगे, मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। सुरैया: सच में? आप मुझे सज़ा नहीं देंगे? अंगद: नहीं। अंगद सुरैया से यही सब बातें कर रहा होता है, इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अंगद जाकर दरवाज़ा खोलता है तो विभूति को वहाँ गुस्से में खड़ा पाता है। अंगद: अरे विभूति, आओ अंदर आओ। विभूति: तो मास्टर जी, इसलिए सुरैया की इतनी पूछताछ कर रहे थे? अंगद: मतलब? विभूति: मतलब यहाँ गांव में अकेले रहते हो, जवान हो, मन बहलाने के लिए कोई तो चाहिए जिसके साथ झूठ का रिश्ता बनाकर अपना काम निकाल सको, ताकि जब यहाँ से जाओ तो कोई बंधन ना हो। और सुरैया से बेहतर कौन हो सकता है भला? पागल है, उसके साथ कुछ भी करो, कहाँ वो किसी को कुछ बता पाएगी, इसलिए ये शादी का ढोंग रचाया। अंगद: अरे वाह, आज तो तुम्हारी जुबान से फूल बरस रहे हैं। तो फिर ये बरसात आज तक आनंद और उसके जीजा के सामने क्यों नहीं हुई?
कल भी सुरैया के साथ वो दरिंदा दुष्कर्म कर गया, ना जाने कितनी बार ही किया होगा, और तुम जानते हुए भी कुछ ना कर पाए। और जब मैं सुरैया के भले के लिए कुछ सोच रहा हूँ तो यहाँ मुझसे लड़ने चले आए। वाह विभूति! विभूति, देखिए मास्टर जी, आप यहाँ मास्टर बन के आए हैं, वही बनकर रहिए। दामाद बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो बनने हम आपको दूंगा नहीं अंगद। वो तो मैं बन चुका, और अब सुरैया मेरी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी। मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। तुम लोगों को जो करना सब कर चुके, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना चले जाओ। विभूति, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए मास्टर जी। आपके इस फैसले की वजह से बहुत पछताओगे। हम तो अभी जा रहा हूँ, पर याद रखना बहुत जल्दी ही आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। फिर विभूति वहाँ से चला जाता है और अंगद खड़ा खड़ा यही सोचता है कि सुरैया से मेरी शादी को लेकर ये क्यों इतना चिढ़ गया है। आखिर बात क्या है, मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। फिर अंगद विभूति पर नज़र रखने लगा। एक रोज़ विभूति अपनी दुकान पर किसी को बिठाकर छुपते छुपाते कहीं जाने लगता है। अंगद भी उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर उसे एक आदमी ने कुछ पैसे दिए, जिसे लेकर विभूति अपनी जेब में भर लेता है और वापस अपनी दुकान की ओर लौटने लगता है। अंगद इस मंजर को देख कुछ समझ नहीं पाया। आखिर कौन था वो आदमी जिससे विभूति को पैसे दिए, और क्यों दिए वो पैसे विभूति को। अंगद यही सोचता अपना घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सुरैया उसे एक गिलास पानी लाकर देती है। अंगद, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है। सुरैया, काका ने बताया। अंगद हैरान होकर, काका ने? सुरैया पीछे की ओर इशारा करती है। अंगद पीछे जैसे ही मुड़ता है, विभूति को देखकर वो चौंक जाता है। अंगद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सुरैया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सिर्फ मेरे और अपने दादी के अलावा दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना। विभूति, अरे मास्टर जी, उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं उसका विभूति काका हूँ। मुझ में उसको आप पर से भी ज़्यादा भरोसा है, तो कैसे नहीं खोलती। अंगद, तुम तो गुस्से में चले गए थे ना, तो फिर क्यों आए वापस? विभूति, उस दिन वो गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था आपसे, इसलिए माफ़ी मांगने चला आया। पर यहाँ आकर पता चला कि आप तो घर पर ही नहीं है, तो सोचा थोड़ा इंतज़ार ही कर लेता हूँ। वैसे आज तो स्कूल की छुट्टी है। फिर आप कहाँ गए थे? अंगद, मैं क्या तुम्हें बताकर कहीं जाऊँगा? विभूति, नहीं, हमरा मतलब अगर आप हमरा पीछा करने की जगह सीधे सीधे हमसे पूछ लेते तो बेकार में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। अंगद हैरानी से विभूति की ओर देखने लगा। फिर वो कहता है, पता नहीं पहले वाला विभूति असली था या फिर ये वाला। विभूति, आपने हमको पहचाना या नहीं ये तो बता नहीं सकते, पर हम आपको अच्छे से पहचान गए। अंगद, तुम मुझे गलत समझ रहे हो विभूति। मैं तो बस विभूति, बस मैं यहाँ आपकी कोई सफाई सुनने नहीं आया। मैं तो बस यहाँ ये कहने आया था कि अब आपका और हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। आप हमरे लिए अनजान हो, इसलिए हमसे और कुछ जानने की उम्मीद मत करना। ये कहकर विभूति जाने लगता है और जाते जाते वो अंगद से कहता है, सुरैया से शादी करना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी और ये बात आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है। विभूति तो चला गया, पर वो किस बात की ओर इशारा कर गया? अंगद कौन सी मुसीबत में फंसने वाला था? ये जानेंगे अगले भागों में। धन्यवाद। रोनीता।